नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग मिडवाइफरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ मिडवाइफरी के क्लासेज हुए हैं, लगभग न्यू बैच का 5 क्लास हुआ है और मॉर्निंग वाले क्लास में आप लोगों को रीजनिंग चल रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंटों ने क्लास अटेंड भी किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने क्लास ज्वाइन कर रखे हैं, जिन्होंने पेड क्लास में ज्वाइन किया हैं, उनको सारी क्लासेज प्रॉपर मिल रहे हैं। मैथ का भी क्लास आप लोगों का स्टार्ट होने वाले हैं। साथ ही जो भी नोट्स है, चाहे प्रैक्टिस के लिए और पीडीएफ जो भी होते हैं, वो आप सबको कंटिन्यूसली मिल रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आगे का सारा क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी अभ्यर्थी अभी तक क्लास में नहीं जुड़े हैं, जिन्हें भी एएनएम में इस बार नौकरी चाहिए, वो सारे स्टूडेंट इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके क्लास में ज़रूर जुड़ जाइएगा। अभी फ़ी बहुत कम है, कुछ दिन में फ़ी बढ़ जाएंगे, इसलिए आप लोग अभी अगर क्लास में जुड़ जाते हैं तो कम फ़ी में ही आपका अभी एडमिशन हो जाएगा। तो ज़रूर आप लोग इस नंबर पर 70 50 87 29 96 कॉल करके व्हाट्सअप करके जैसे आप पेमेंट करते हैं, हम आपको सारे जो डिटेल्स है वो जो भी नोट्स है, क्लासेस छूटा हुआ है, वो सारा मिल जाएगा आपको। तो चलिए हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज के क्वेश्चन में जैसे कि आप देख सकते हैं, गर्भ निरोधक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जितने भी है लगातार कंटिन्यूसली देखने को मिल रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल्स में जान लेते हैं, क्योंकि इसके लिए हमको फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को समझना ज़रूरी है। तो उसके रिगार्डिंग हम आपको कुछ बातें बताते हैं, कुछ आपके लिए थ्योरी टाइप्स नोट्स आए, उससे हम आपको कुछ चीज़ें आज की क्लास में पहले बता देंगे, उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग जानने वाले हैं फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के बारे में, किस तरीके से फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होते हैं, भ्रूण का विकास कैसे होते हैं। इससे पहले आप लोगों ने यूग्नस, जायोट, भ्रूण के बारे में बहुत सुने हैं 4-5 क्लास में। आज उसके बारे में पूरी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। निषेचन, जिसको आप लोग इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ भी चुके होंगे, क्योंकि ये 9th से ही बताए जाते हैं। आप लोग एएनएम के दौरान भी आप लोगों को इसके बारे में डिटेल्स में बताए गए होंगे। कह रहा है कि निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर युग्म, जो नर युग्मक होते हैं जिसको शुक्राणु कहते हैं, और मादा युग्मक जिसको क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। मतलब कि निषेचन की प्रक्रिया में नर युग्मक का शुक्राणु भाग लेते हैं। कहने का ये तात्पर्य है कि जब भी निषेचन की प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, उसमें जो मेल बॉडी होती है उसका जो युग्मक होते हैं शुक्राणु भाग लेते हैं, और मादा युग्मक का अंडाणु क्या कहते हैं, भाग लेते हैं फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में। वही कह रहा है कि मादा युग्मक का अंडाणु का संलयन होता है, मतलब कि मिलता है, शुक्राणु और अंडाणु मिलता है। मतलब कि शुक्राणु मेल बॉडी से आते हैं और अंडाणु फीमेल बॉडी से। अगर इसका संलयन होता है तो इससे क्या होता है, जायोट का फॉर्मेशन होता है, युग्मनज बनता है। क्या बनते हैं, अगर नर का युग्मक मिलते हैं और मादा का युग्मक मिलते हैं तो उसे युग्मनज का फॉर्मेशन होते हैं, जायोट का फॉर्मेशन होते हैं, मतलब कि जायोट बनता है। इस युग्मनज जायोट से धीरे धीरे भ्रूण का विकास होने लगता है। कितने दिनों में भ्रूण बनता है, कितने दिनों के बाद वो बेबी का रूप ले लेते हैं, ये सब हमने आपको पिछले 3-4 क्लास में क्वेश्चन आए थे तो वहाँ पर बताए हुए हैं। तो आप लोग उसमें कंफ्यूज मत करिएगा। अगर दिक्कत आ रही है तो पिछले क्लास देखिए, और जिन्होंने ज्वाइन कर रखे हैं उसके पास तो ऑलरेडी सारा क्लास अवेलेबल है, और जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है क्लास में ज्वाइन हो जाइए। आपका जो भी क्लास मिस हुआ है, जो भी छूटा है, वो सारे क्लास मिल जाएंगे, क्योंकि सारे क्लासेज एक दूसरे से क्या होता है, रिलेटेड होते हैं। तो क्या होता है, इस युग्मनज से भ्रूण का विकसित होता है या विकास होता है, और अंततः एक नए जीव का फॉर्मेशन होता है, नया जीव बनता है। ठीक है, अब आप लोग निषेचन की प्रक्रिया पूरे आसानी से समझ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होंगे। ठीक है, भ्रूण के विकास के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि अंडाणु में क्या होते हैं, तो मतलब कि जो मेल बॉडी का स्पर्म जाता है, स्पर्म जिसको आप लोग क्या शुक्राणु जो कहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जायोट का फॉर्मेशन से भ्रूण का विकास होने लगते हैं। कह रहा है कि भ्रूण का विकास क्या कर रहा है
कि भ्रूण का विकास युग्मनज लगातार विभाजित, जो युग्मनज होता है वो लगातार उसको विभाजित होता है और एक नए भ्रूण विकसित होता है। मतलब कि भ्रूण का विकास कैसे होता है, तो युग्मनज लगातार क्या होता है, विभाजित होता है और इससे एक भ्रूण का विकास होते हैं और भ्रूण के विकास से नए जीव बनता है। इतना आप लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उसे आसानी से समझ सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक गर्भ निरोधक नहीं है। प्राकृतिक जो नेचुरली फेनोमेनल जो मतलब कि नॉर्मली होते हैं, नेचुरली तौर से होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियली, मतलब कि जैसे डॉक्टर सब लगाते हैं, जो मैन मेड होते हैं वो आर्टिफिशियली होते हैं। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गर्भ निरोधक नहीं है। तो जैसे कि रिदम विधि है, तो ये तो क्या है, एक प्राकृतिक विधि ही है। स्तनपान भी प्राकृतिक विधि है। किंटर्न्स इंटर्म्स भी क्या है, एक प्राकृतिक विधि है। जो डायाफ्राम होते हैं वो प्राकृतिक गर्भ निरोधक में शामिल नहीं है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे यही पूछ रहा था कि इसमें से कौन से प्राकृतिक गर्भ निरोधक नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम लोग देखते हैं। सेकेंड हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला गर्भ निरोधक विधि नहीं है। और इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन ऐसा है जो गर्भ निरोधक का ही विधि नहीं है। कॉपर टी के बारे में हमने आपको बता रखे हैं। आईयूडी परमेशन के बारे में भी हमने आपको बताए थे ना। तो मतलब कि यह क्या होता है, एक तरह से गर्भ निरोधक ही है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। तो ये होगा नहीं। आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन विधि गर्भ निरोधक का नहीं है। माला एन भी क्या है, गर्भ निरोधक का विधि है। डायफ्राम भी गर्भ निरोधक का है। ऊपर में प्राकृतिक गर्भ निरोधक था, इसलिए हम लोग वहाँ पर डायफ्राम को टिक नहीं किया था, लेकिन ये भी एक गर्भ निरोधक विधि है, डायाफ्राम जो होते हैं। अगला क्या है, NSV, क्या है NSV। तो ये कोई मतलब कि गर्भ निरोधक विधि नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा। यही आपको खोजना था कि महिला में गर्भ निरोधक विधि इसमें से कौन नहीं है। अब महिला के जान लिए तो हम लोग पुरुष के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। और जो भी ANM बहने हैं उनके लिए नई वैकेंसी का और भी बिहार सरकार की तरफ से जारी किए गया है, जो कि 3000 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, तो इसमें 10th ही है आवेदन की प्रक्रिया। उसमें सिलेबस के बारे में भी पूरी डिटेल्स में बताएंगे। मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस यही सब पूछेंगे नॉर्मली जो आपको पढ़ाया जा रहा है। तो जीके जीएस सब का क्लास अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आप इस एग्ज़ाम के बाद ANM का 5000 एग्ज़ाम 5000 पोस्ट हो गया और 3000 इसका हो गया। ये बहाली भी ANM जितना अच्छा आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि ये परमानेंट बहाली है, ऊपर से इसमें वेतन भी ठीक ठाक है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि पुरुष द्वारा सबसे अधिक उपयोग में लाए जाते हैं। कहीं कहीं मतलब कि जैसे कि यहाँ सब पे टाइपिंग में थोड़ा सा दिक्कत हुआ होंगे, तो उसके लिए आप लोग परेशान नहीं होइएगा। जैसे अधिक है तो अधिक मान के चलिए आपको यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन ये पहले लगा दिया, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सही करवा देंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि पुरुष द्वारा सबसे अधिक उपयोग की जाती है। तो क्या सबसे ज़्यादा जो उपयोग में किया जाता है गर्भ निरोधक विधि पुरुषों के द्वारा, वो क्या है, कॉन्डम है। कॉन्डम का सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं गर्भधारण को मतलब कि रोकने के लिए। अब ये मत सोचिएगा कि सर पुरुष तो गर्भधारण करते नहीं हैं, मतलब कि स्पर्म उसका भले मतलब कि अंडा सा फीमेल बॉडी में जाते हैं, लेकिन भाग तो उसका भी स्पर्म लेते हैं। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, इसमें पुरुष के लिए जो सबसे अधिक उपयोगी किए जाते हैं वो क्या है, कॉन्डम है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला आपका क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा है, इसमें हम लोग समझते हैं। गर्भ अवस्था में मौखिक, क्या है, गर्भ अवस्था में मौखिक
गर्भ निरोधक गोली का उपयोग है, मतलब कि इसमें से कौन से गर्भ अवस्था में मौखिक जो गर्भ निरोधक गोली का उपयोग होता है। जैसे कि पहला ऑप्शन आपका दिया गया है कि योनि में शुक्राणु के जमा को रोकना, या गर्भाशय में निषेचित डिंब के आरोपण में बाधा डालना, या ओव्यूलेशन को दबाना। तो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो गर्भ अवस्था में मौखिक गर्भ निरोधक गोली का उपयोग है वो क्या है, मतलब कि ओव्यूलेशन को दबाना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन तो आपको आ भी रहे होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, गर्भ अवस्था में अंतर्गर्भाशयी जो उपकरण का उपयोग होता है वो किस लिए किए जाते हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है कि योनि में शुक्राणु के जमा को रोकने के लिए या रोकना, या गर्भाशय में जो निषेचित डिंब के आरोपण है उसमें बाधा डालना, या ओव्यूलेशन को दबाना, या उपयुक्त में से जो भी ऊपर में दिए गए उसमें से सभी। तो क्या होता है, तो गर्भ अवस्था में अंतर्गर्भाशयी उपकरण का जो उपयोग किया जाता है वह गर्भाशय में निषेचित डिंब के आरोपण में बाधा डालने के लिए किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आज हम लोग जल्दी जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। ऐसे हम लोग को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, हम लोग को समझते हुए क्वेश्चन करना है। हमारा सिलेबस समय पर पूरा होंगे, इसलिए अभी आपको लोग मॉर्निंग में भी क्लास चल रहा है, इवनिंग में भी चल रहा है। क्वेश्चन यहाँ से, ये 5वां क्वेश्चन का आंसर है, इस पर मत ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, बाधा गर्भ निरोधक विधि की प्रक्रिया है क्या। इसका जो गर्भ, जैसे कि इसमें दिया है कि वो एवल्यूएशन को दबाना, या वे गर्भाशय में निषेचित डिंब के आरोपण में बाधा डालना, इसके बारे में तो हम लोग अभी देख ही लिए, या वे योनियों में शुक्राणु के जमाव को रोकना। तो क्या हो जाएगा इसका, तो बाधा मतलब उससे नाम से भी क्लियर, उसके जमाव को क्या होता है, रोकना। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको ये क्या कह रहा है, पॉलीसिस्टिक पॉलीसिस्टिक जो डिंब ग्रंथि रोग के कारण जो द्वितीयक एमेन्योरिया हो सकता है, उसका मतलब कि रीजन क्या है। तो ये किस कारण से होते हैं, तो ये आपका होता है एंड्रोजन का अत्यधिक उत्पादन होने से। क्या चीज़ से, एंड्रोजन के अत्यधिक उत्पादन से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें टाइपिंग एरर नहीं है, देख लीजिए आप क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय जो एमेनोरिया का कारण नहीं है। कह रहा है कि इसमें से कौन ऐसा है जो द्वितीयक जो एमेनोरिया है उसका कारण, रीजन या कारण नहीं है। गर्भाशय जो सिनेचिया, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, सिनेचिया फर्स्ट ऑप्शन ये है। उसके बाद है पॉलीसिस्टिक डिंब ग्रंथि रोग या छिद्रिक हाइमन। तो क्या हो जाएगा, मतलब कि ये द्वितीयक जो एमेनोरिया का जो मुख्य कारण इसमें से कह रहा है कि नहीं है। तो ये अभी हम लोग देखे थे, ये इसका कारण तो होता है। और आपका गर्भाशयी जो सिनेचिया है वो भी इसका कारण है। छिद्रिक छिद्रित हाइमन है वो इसका कहीं से इसका रीजन नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा, क्योंकि आपका जो उसका रीजन नहीं था वो खोजने के लिए आपको पूछ रहे थे। अगला क्वेश्चन क्या है, मासिक धर्म से है कि सामान्य मासिक धर्म वाली महिला में 6 महीना या उससे अधिक समय तक मासिक चक्र का न होना क्या कहलाता है। हालांकि सामान्य मासिक धर्म वाली जो महिला होती है, मासिक धर्म आप सबको पता है कि एक नेचुरल फेनोमेना है, जो कि बॉडी के अनुसार, मतलब कि जनरली वैसे एवरेज माना जाता है, 1 मंथ के एवरेज में होते हैं। तो ये एक नेचुरल फेनोमेना है, प्रत्येक माता बहनों में ये देखने को मिलते हैं। ये कह रहा है कि सामान्य
मासिक धर्म वाली जो महिला है उसमें 6 महीना या उससे अधिक समय तक मासिक चक्र का न होना क्या कहलाता है? यदि 6 महीना या उससे अधिक समय तक मासिक चक्र नहीं हुआ तो उसको क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जैसे कि दिया है क्रिप्टोमेनोरिया या डिस्मेनोरिया या प्राथमिक एमेनोरिया या द्वितीयक एमेनोरिया होते हैं वो। तो क्या होते हैं, मतलब अगर 6 महीना या उससे अधिक समय तक मासिक धर्म का न होना द्वितीयक एमेनोरिया कहलाता है। वैसे आप सबको पता है कि जब गर्भधारण करते हैं कोई महिला तो मासिक धर्म रुक जाता है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये कह रहा है कि मासिक धर्म अगर सामान्य मासिक धर्म वाली जो महिला होती है उसमें अगर 6 महीना या उससे अधिक समय तक मासिक धर्म का चक्र नहीं होता है तो उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा द्वितीयक एमेनोरिया। तो करेक्ट आंसर सी आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आपसे क्या कह रहा है कि क्रिप्टोमेनोरिया है वो सबसे आम कारण कौन सा है? क्रिप्टोमेनोरिया का जो सबसे आम कारण है, जो सरल, जो सबसे अधिक जिस कारण से होते हैं वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए इस तरीके से क्वेश्चन आया है। और होगा तो आप लोगों का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट हो सकते हैं, वो हम आपको बता देंगे। वैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का आप लोगों को PDF मिल चुका है पहले ही। हमने आप जो भी पेड क्लास लिए हैं उन सारे कैंडिडेटों को, जो भी स्टूडेंट है उनको मिल चुका है पहले ही कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का PDF। तो हो सकता है अगर उसका भी हम स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होंगे, क्योंकि PDF तो आप लोगों को मिला हुआ है। तो चलिए हम लोग, क्योंकि हम लोग सब टॉपिक का कुछ 100 प्लस 150-200 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर जो टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेंगे उस टॉपिक पे फिर वापस हम लोग आएंगे और वहाँ से भी और क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का हम लोग जानते हैं, क्रिप्टोमेनोरिया का सबसे जो आम या प्रमुख कारण है वो कौन सा है? तो वो सबसे प्रमुख कारण आपका है इंफ्रारेड जो हाइमन होते हैं, इस रीजन से ये सबसे अधिक होते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा इंफ्रारेड हाइमन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस रीजन से, इस कारण से जो क्रिप्टोमेनोरिया है वो सबसे अधिक इसी कारण से होता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है? इस तरीके से मतलब कि 2-3 PDF से हम लोग अभी तक कर चुके हैं। 3 PDF से मिडवाइफरी का क्लास जो क्वेश्चन है प्रत्येक PDF से लगभग 50-50 के अराउंड हो चुके हैं। तो लगभग आप लोगों को 100 प्लस 150 प्लस के आसपास में क्वेश्चन इससे करवाया जा चुका है। इसमें क्या कह रहा है कि वह स्थिति जिसमें समय समय पर रक्त स्त्राव होता है लेकिन मासिक धर्म संबंधित रक्त स्त्राव प्रजनन पथ से बाहर नहीं आता है, उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़िए आप लोग। देखिए क्या कह रहा है कि वह स्थिति जिसमें समय समय पर रक्त स्त्राव होता है लेकिन मासिक धर्म से संबंधित रक्त स्त्राव प्रजनन पथ, जो प्रजनन पथ होती है उससे बाहर नहीं आता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्रिप्टोमेनोरिया कहते हैं। अभी तक हम लोग क्रिप्टोमेनोरिया के बारे में पढ़ते आ रहे थे, वर्ड सुनते आ रहे थे, यहाँ पर उसका क्वेश्चन भी देखने को मिल गया। तो उसको क्या कहते हैं? क्रिप्टो जो मेनोरिया है वो कहे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं स्तनपान को लेकर है। स्तनपान से एक और क्वेश्चन हम लोगों को आया था, लेकिन इससे डिफरेंट क्वेश्चन था। 1-2 क्वेश्चन और इससे पहले भी आए थे अदर दूसरे PDF में, लेकिन वो इससे डिफरेंट थे। यहाँ पर क्या पूछ रहा है उससे? कह रहा है कि स्तनपान के दौरान जो एमेनोरिया के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है?
एमेनेरिया और भी जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम कल के क्लास में होगा तो और डिटेल्स में थ्योरी के टाइप में चर्चा करेंगे, क्योंकि एक दिन ज़्यादा थ्योरी करने लगेंगे और क्वेश्चन कम करेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन कम हो जाएगा। तो शुरू में हम आज फर्टिलाइजेशन के बारे में समझे और कल जो भी आप लोगों का इससे रिगार्डिंग है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कह रहे स्तनपान के दौरान एमेनेरिया के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है। जैसे क्या कर रहे हैं FSH, जो FSH होते हैं FSH, इसके बारे में भी हमने आपको बताए हैं। उसका स्तर उच्च हो जाना, या FSH का ये मतलब कि क्या होता है कि इससे मतलब कि ये एक हार्मोन होते हैं। FSH एक तरीके का हार्मोन होता है जो कि मूत्र और ब्लड में मिल जाते हैं। उससे गर्भ अवस्था की स्थिति के बारे में भी पता चल पाता है। जैसे डॉक्टर आप जैसे जांच कराने के लिए जाते हैं तो यूरिन ब्लड टेस्ट ये सब लेते हैं तो उससे उसमें FSH की मात्रा से भी पता चल जाते हैं। कह रहा है कि FSH का निम्न स्तर होना या प्रोलैक्टिन का उच्च स्तर या प्रोलैक्टिन का निम्न स्तर। इसका स्तनपान के दौरान जो एमेनोरिया का जो मुख्य कारण है जिसके लिए ये जिम्मेदार है वो कौन सा है, तो वो आपका है प्रोलैक्टिन का उच्च स्तर हो जाना। क्या हो जाएगा? प्रोलैक्टिन का उच्च स्तर होना। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कह रहा है जब किसी दाई को जो कह रहा है कि जब किसी दाई को कैथेटर द्वारा रक्त में क्या कहते हैं डाला जाता है तो दाई योनि द्वार से आती हुई दिखाई देती है। ऐसा निम्न के दबाव के कारण होता है। निम्न में से मतलब कि नीचे जो दिया गया है उसमें से किस के कारण होते हैं, किसके दबाव के कारण होता है। गर्भाशय के आगे बढ़ने के कारण, या रेक्टोवाइजिनल जो फिस्टुला है उसके कारण, या वेसिकोवाइजिनल जो फिस्टुला है उसके कारण। तो किस कारण से ये होते हैं, तो ये आपका होता है वेसिकोवाइजिनल फिस्टुला के कारण। क्या है? वेसिकोवाइजिनल। इसको हम लोग अभी रोकेंगे इस PDF को, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो कल से हम लोग दूसरे PDF से क्लास करेंगे, इसको सही करवाएंगे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैसे हम आपको सही करके सारी चीज़ें बता देते हैं। वैसे तो आप लोग को भी हार्शिकार दीर्घिकार में कहीं दिक्कत है तो वो आप लोग भी उसको मतलब कि सही कर सकते हैं, ऐसे बड़ा इशू है नहीं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट PDF से क्लास करेंगे। अगला है कि निम्न में से कौन सा संयोजन गलत है, मतलब मिलान, संयोजन मतलब मिलान, इनमें से कौन सा गलत है। गैस्ट्रिक जूस अम्लीय होता है। गैस्ट्रिक जूस तो अम्लीय होता ही है, उसका pH मान बहुत कम होता है तो ये सही है। आपको गलत वाला खोजना है। कह रहा है कि पेशाब का pH अम्लीय होता है, तो ये भी सही है। पेशाब का भी pH मान अम्लीय होता है। अम्लीय मतलब जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अब ये मत कि चीज़ों को चख कर देखने लगेंगे कि क्या अम्लीय है या नहीं। वीर्य एसिटिक होता है, वीर्य एसिटिक नहीं होता है, ये बेसिक नेचर के होते हैं तो इसलिए ये मतलब कि एसिटिक नहीं होता है, तो ये इसका मिलान गलत है और गलत वाला ही हमको क्या करना था, खोजना है था। पित्त क्षारीय होता है, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें से आपको ऐसा मिलान वाला खोजना था जो उसके लिए सही नहीं था। ठीक है, इस टाइप से भी मिलान वाला भी क्वेश्चन देखने को 1 से 2 मिल सकते हैं आपके एग्ज़ाम के किसी न किसी शिफ्ट में। ये नहीं कहेंगे कि आप ही को मिलेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत सारे मल्टीपल शिफ्ट में होने वाले हैं, मतलब कि बहुत सारे शिफ्ट में होंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी स्त्री रोग संबंधित विकार में योनि में लगातार पेशाब निकलता रहता है। मतलब कि किस स्त्री रोग संबंधित, मतलब स्त्री का कौन सा ऐसा रोग है जिसमें कि विकार के तौर पर योनि मार्ग से
योनि मार्ग से क्या होता है, तो पेशाब लगातार निकलते रहता है। ये आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे कि ऑप्शन में दिया है योनि एस्ट्रेसिया हो जाना, या वेसिको वाइजिनल फिस्टुएला, या रेक्टो वाइजिनल फिस्टुएला, या गर्भाशय का आगे की ओर बढ़ना, आगे को बढ़ा होना। तो किस कारण से होते हैं, तो ये आपको जो वेसिको वाइजिनल फिस्टुएला है, इस रीजन से, इस कारण से योनि मार्ग से पेशाब लगातार क्या होते हैं, निकलते रहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकार का फिस्टुएला सबसे अधिक पाया जाता है। कह रहा है कि वेसिको योनि, या विस्को सर्वाइकल, या वेसिको गर्भाशय, यहाँ पे वेसिको होंगे, वेसिको गर्भाशय, या वेसिको मूत्रमार्ग योनि। तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा वेसिको योनि जो है वो मतलब कि फिस्टुएला का सबसे अधिक मतलब कि पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूत्र और जननांग पथ, कह रहा है मूत्र और जननांग पथ के बीच एक पशु संचार हो, मतलब कि पशु संचार को कहा जाता है क्या। तो मूत्र एवं जननांग के बीच एक पशु संचार को कहा जाता है आपको जेनिटोरिनी फिस्टुएला से रिलेटेड ही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जेनिटोरिनी जो फिस्टुएला है उस मतलब कि उसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब कि जो मूत्र और जननांग पथ के बीच का जो पशु संचार है उसे हम जेनिटोरिनरी फिस्टुएला कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ मतलब कि इस टॉपिक में ऐसे मतलब कि शब्द देखने को मिलते हैं जो कि आपको याद रखने में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं तो पढ़ना भी पड़ेगा और याद भी रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है आमतौर पर, क्या कह रहा है कि आमतौर पर पेशाब करने की पहली जो अनुभूति तब होती है जब, कह रहा है कि आमतौर पर पेशाब करने की पहली अनुभूति तब होती है जब मूत्राशय की मात्रा कितना ml हो जाती है, तब इसकी अनुभूति होती है। ये आपसे कहने मतलब कि पूछने का तर्क है क्वेश्चन का। यानी कि मूत्राशय की मात्रा 150 से 200 मिलीलीटर हो जाने पर, या मूत्राशय की मात्रा 50 से 70 मिलीलीटर, या 400 से 500 मिलीलीटर, या 300 से 350 मिलीलीटर हो जाने पर मतलब कि पहली पेशाब करने की अनुभूति होती है आमतौर पर। तो कितने मतलब कि हो जाने पर, तो 150 से 200 मिलीलीटर मूत्राशय की मात्रा हो जाने पर, कितना, तो 150 से 200 मिलीलीटर मूत्राशय की मात्रा हो जाने पर इसकी अनुभूति होती है कि पहली मतलब जो पहली अनुभूति है पेशाब करने की वो होती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो और जो भी क्वेश्चन है आगे का, जो भी इम्पोर्टेंट क्लासेज होंगे वो आपको मिलते रहेंगे, और जो भी अभ्यर्थी अभी तक क्लास में नहीं जुड़े हैं वो सारे अभ्यर्थी क्लास में ज़रूर जुड़ जाइएगा। इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सअप करके आप लोग क्लास में ज़रूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिलेंगे, क्लासेस डेली आपको नॉन टेक्निकल दोनों मिलेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों से अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों को
किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो। रीजनिंग का भी बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास हो रहा है, मैथ भी आप लोगों के होंगे। उसके बाद जीके जीएस तो इजी है, उसको हम लोग लास्ट में भी कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा हाई नहीं। जो समझने वाला है, जो ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग अभी स्टार्टिंग में कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ जाने पर आप लोगों को भी थोड़ा सा प्रेशर आ जाएगा कि जल्दी जल्दी कम दिन बचा हुआ है। लेकिन अभी आपके पास समय है, आप लोगों को रिवीजन करने का भी मौका मिल जाएगा। जब आपका एग्ज़ाम डेट आएंगे उससे पहले हम लोग पूरी सिलेबस को कवर कर चुके रहेंगे और उस समय रिवीजन चलेगा आप लोगों का। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।